हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी को अच्छा से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बायो का आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। हम आज पिछले वर्ष पूछे गए रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के सवालों को विस्तार से समझेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और परीक्षा में सफलता का चांस बढ़ेगा। पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट के ओवरव्यू देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़े कॉन्सेप्ट सिखा देंगे और फिर बाकी क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बायोलॉजी को सरल और मज़ेदार बनाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको यहीं से मिलेगा। ये आपका लिंक है टेलीग्राम चैनल का t.me/mcq मास्टर क्लास। 74 लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इस लिंक को क्लिक करके। और आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यह स्कैन QR है, इस QR कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, थ्योरी देखना। यहाँ पे बताया गया है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेटरी सिस्टम का बॉडी में हमारा काम है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना बॉडी को, और बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर निकालना। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो काम करते हैं साथ में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। रिस्पायरेशन में जितने प्रोसेस है उनको सेवरल स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इस सिस्टम में 7 प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं जो इस काम को करते हैं, रिस्पायरेशन में है मदद करते हैं। चलिए तो उनको अलग अलग समझते हैं। पहला है नेसल कैविटी। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में फर्स्ट है नेसल कैविटी। एयर इंटर्स द रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू द नोज और माउथ की, या तो हवा नोज से या माउथ से इंटर करता है। यहाँ पे देख रहे थे कि नेसल कैविटी के थ्रू, इस वाले कैविटी के थ्रू पहले जो भी हम सांस लेते हैं वो फिल्टर होता है और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, और उस जो हवा नाक से जा रहा है उसको गर्म करता है ताकि लंग्स में जा सके। और टाइनी हेयर्स होते हैं लंग्स में, जिसको सीलिया ये नेसल कैविटी में उसको सीलिया बोलते हैं। और म्यूकस होते हैं जो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। दूसरा है हमारा थ्राइनेक्स, या इसी को थ्रोट भी बोलते हैं। द थ्राइनेक्स सर्व एज ए पासेज फॉर बोथ एयर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड फूड डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर जिसमें नाक और मुंह दोनों एक साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, तो इसको थ्रोट कहते हैं, फेरिनेक्स कहते हैं। ये नेसल कैविटी लैरिनेक्स को ओसोफेगस जो फूड पाइप होता है उससे कनेक्ट करता है। तो लैरिनेक्स और एसोफेगस कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो वो फ्रेनेक्स है। अगला है लैरिनेक्स, इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिनेक्स इज लोकेटेड बिलो द फ्राइनेक्स, फ्राइनेक्स के नीचे लोकेटेड होता है, और इसमें वोकल कोड होता है जिससे कि आवाज निकलता है। इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रूल इन रूटिंग एयर टू ट्रैकिया। ट्रैकिया में जाने के लिए एयर को ये एक रास्ता प्रदान करता है, और जो भी फूड है उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैकिया में अंदर ना आ सके। एपिग्लोटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक टिश्यू है, फ्लैप ऑफ टिश्यू, जो ट्रैकिया को कवर करता है जब हम खाना निगलते रहते हैं। जब खाना निगलते रहते हैं तो ट्रैकिया को कवर करने वाला होता है एपिग्लोटिस, जो लैरिनेक्स वॉइस बॉक्स के पास में प्रेजेंट होता है, जो खाना को रिस्पायरेटरी ट्रैक जो हमारा होता है उसमें आने से रोकता है, ट्रैकिया में आने से रोकता है। अगला है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया एक क्या है, ट्रैकिया या इसको विंड पाइप भी कहते हैं, एक तरह का ट्यूब है जो लैरिनेक्स और ब्रोंकाई को कनेक्ट करता है। इट हैज कार्टिलेजेस, इसमें कार्टिलेज होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, और ये इंश्योर करता है कि जो भी एयर है वो फ्रीली पास हो सके लंग्स तक। और ट्रैकिया लाइंड विथ सीलिया, ट्रैकिया में भी सीलिया और म्यूकस होते हैं जो पार्टिकल्स को ट्रैक करते हैं और उसको लंग्स से दूर रखते हैं ताकि वो लंग्स में जाके जमा ना हो सके। पांचवा है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ट्रैकिया है जो 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट, ईच लीडिंग टू 1 लंग्स। हर ट्रैकिया एक लंग्स के पास में जाके खुलता है। तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होता है स्मॉलेस्ट ब्रांचेस में, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, विच डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू द लंग्स, जो एयर को लंग्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकाई आर लाइंड विथ म्यूकस एंड सीलिया। तो ब्रोंकाई में भी सीलिया और म्यूकस होता है, जैसा कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई में देखे थे। अगला है हमारा लंग्स। तो लंग्स है जो प्राइमरी ऑर्गन है फॉर रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनसाइड द लंग ब्रोंक्यूल्स इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वियोलाई। तो जो हमने देखा कि शुरू में हमारा यहाँ से शुरू में नेसल कैविटी से पास हुआ, फिर फ्राइनेक्स में आया, उसके बाद लाइनेक्स वॉइस बॉक्स के थ्रू विंड पाइप में आया, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस वहाँ पे वाला टिश्यू था जो उसको कवर कर रहा था ताकि खाना फूड रिस्पायरेटरी ट्रैक में ना आ जाए। और उसके बाद फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में खुला, और ब्रोंकाई का जो 2 अलग-अलग ब्रांच बने थे लेफ्ट और राइट, उनमें से ब्रोंक्यूल्स में लंग्स में पहुंचता है, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स सबसे लास्ट में एल्वियोलाई के पास में जाके एक छोटा सा एयर सैक बना हुआ होता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। द राइट लंग्स हैज 3 लोब्स। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं एंड द लेफ्ट लंग्स हैज 2। तो राइट में 3 लोब्स और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं, ताकि हार्ट के लिए स्पेस बचा रहे।
आगे हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप मसल है जो लंग्स के बेस में होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और सिकुड़ता है और फैलता है इनहेलेशन के टाइम पे, ताकि जो थोरेसिक कैविटी है, जो हमारा लंग्स का कैविटी है, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके और एयर को लंग्स में आने के लिए जगह दे सके। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते रहते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स करता है और वॉल्यूम को रिड्यूस करता है थोरेसिक कैविटी का, और एयर को बाहर पुश करता है। आगे है द रिस्पायरेटरी प्रोसेस। रिस्पायरेटरी प्रोसेस कैसे कैसे है? क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। अगर रिस्पायरेटरी प्रोसेस हमारा ठीक से ना काम करे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। और ये क्या करता है? इन्वॉल्व करता है ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है मेटाबॉलिज्म का, उसको बाहर निकाला जा सके। द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेप। सेवरल स्टेप में इस प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू गैस एक्सचेंज एंड मेंटेनिंग द बॉडी होम्योस्टैटिक्स। गैस एक्सचेंज में तो मदद करते ही हैं, साथ में बॉडी के होम्योस्टैटिक्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। आप होम्योस्टैटिक को ऐसे समझ सकते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। आगे है रिस्पायरेटरी प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, आगे देखते हैं। पहला है इनहेलेशन, या इसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, जिसको से सांस अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। दिस इज द फर्स्ट एक्टिव फेज। ये फर्स्ट एक्टिव फेज है और रिस्पायरेटरी साइकिल वेयर एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, जहाँ पे एयर को लंग्स में खींचते हैं। और इसमें क्या होता है कि डायफ्राम है सो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। द डायफ्राम जो डोम शेप का मसल होता है लंग्स के नीचे, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैटन हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या होता है? उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं, जो रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लिफ्टिंग द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो रिब केज, जब हम लोग सांस अंदर भरते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो फूलता है, हमारा जो रिब केज होता है जिसके अंदर लंग्स होता है वो भी ऊपर और बाहर की तरफ निकलता है। इससे भी क्या होता है? थोरेसिक कैविटी जो होता है उसका स्पेस बढ़ जाता है। और प्रेशर चेंज होता है, जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर इनसाइड लंग्स, जो भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है, जिसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो डिफरेंस क्रिएट होता है प्रेशर का, उससे बाहर का एयर अंदर लंग्स में आता है थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू, मूविंग डाउन द एयरवेज, एयरवेज के थ्रू। फिर एयर पाथवे क्या है? द एयर इंटर थ्रू द नेसल कैविटी, जैसे कि पहले पढ़े थे कि नेसल कैविटी के थ्रू आता है, फिर फ्राइनेक्स में पहुंचता है, लैरिनेक्स लैरिनेक्स में रहता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया में आता है और उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स जो जाके लंग्स में खुलता है, और फाइनली ये एल्वियोलाई के पास पे पहुंचता है, जो टाइनी एयर सैक होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या होता है? गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई के लिए। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज कैसे होता है? तो प्राइमरी फंक्शन जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो यहाँ पे होता है। क्या होता है कि जो भी हम लोग एयर के से ऑक्सीजन जो लेके आते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारा नस है, उसको ट्रांसफर हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में, वो फिर से एल्वियोलाई के थ्रू एक्सहेलेशन के लिए चला जाता है लंग्स में। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी। जैसे एक एल्वियोलाइस एल्वियोलस है ये, तो इसके चारों तरफ बहुत सारे नस, छोटे छोटे कैपिलरी जिससे ब्लड पास होते रहते हैं, इसके चारों तरफ होते हैं। तो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड कैपिलरी आर एक्सट्रीमली थिन। इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और गैसेज के इजीली डिफ्यूजन को अलाउ करते हैं। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैसे होता है? सिंस द कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो एल्वियोलाई में हाइयर होता है, तो जो भी हम लोग डिफ्यूजन समझते हैं वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है और ब्लड कैपिलरी में इसका कम होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाते हैं एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, ब्लड में डिफ्यूज कर जाते हैं। और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे होता है? तो सेम कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हाइयर होता है कैपिलरी में, और उसके बाद एल्वियोलाई में कम होता है, तो वहाँ से CO2 एल्वियोलाई में आ जाते हैं, और इस तरीके से गैस डिफ्यूजन हो जाता है। गैस डिफ्यूजन कैसे होता है? तो ये डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके कारण होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे। आगे है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो वंस ऑक्सीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम, जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये बॉडी के सारे टिश्यू के पास पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है सेलुलर रिस्पायरेशन का, वो फिर से लंग्स में आ जाता है एक्सेलेशन के लिए। तो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड स्ट्रीम में ही होता है, जो हमारा खून है वही करता है। जैसे पिछले में पढ़े थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें हीमोग्लोबिन होता है WBC, ये RBC पे
रेड ब्लड सेल पे हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर वहां से CO2 को लेके आता है। आगे हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो 98% ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। आगे यहाँ देखिए कि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है रेड ब्लड सेल में और एक ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है इसे टिश्यू तक और उसके बाद रिमेनिंग ऑक्सीजन जो भी होते हैं वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयंस। तो 70% जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और जो जो ब्लड में वाटर प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके HCO3 माइनस आयन बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं। और जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड बच गए वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और 10% जो होते हैं वो प्लाज्मा में डिसॉल्व कर जाते हैं। तो 70% क्या होते हैं, वो वाटर से डिसॉल्व करके बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं और बचे 30% में से 20% हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं और जो 10% बच गए वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है कि ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू बॉडी सेल वेयर इट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सेल तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है और रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद ATP प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर। ऑक्सीजन का वहाँ पे यूज है कि जो ग्लूकोज है फूड से हम लोग को ग्लूकोज मिलता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को जब कंबाइन करते हैं तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारे सेलुलर फंक्शन के लिए यूज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आगे एक्सहेलेशन या इसी को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन को जैसे सांस हम छोड़ते हैं तो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें हम लोग को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, खुद से ही बाहर निकल जाता है। सांस लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसमें क्या है कि एयर जो है वो एक्सपेल्ड हो जाता है लंग्स के थ्रू, लंग्स से बाहर निकल जाता है। इसमें इसका प्रोसेस है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। जो भी डायफ्राम है और इंटरकोस्टल जो मसल है हमारा रीब केज का वो रिलैक्स करता है इसके टाइम में। तब इसमें क्या वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है। जो हमारा ये थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हवा बाहर खुद ब खुद प्रेशर चेंज के कारण बाहर निकल जाता है। जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई हो जाता है जिससे एयर फोर्सफुली लंग से बाहर आ जाता है। तो एयर एक्सपेल्ड होने का प्रोसेस क्या है कि जो भी रिच कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एयर था वो एल्वियाई के थ्रू पास होकर ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में और उसके बाद ट्रैकिया और उसके बाद नाक या मुंह से बाहर निकल जाते हैं। फोर्स्ड एक्सेलेशन में क्या होता है, जब हम कफिंग करते हैं या एक्सरसाइजिंग करते रहते हैं तो हांफते रहते हैं। इसमें क्या होता है, द इंटरकोस्टल जो मसल होते हैं और एब्डोमिनल मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर को एक्टिवली पुश करते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्सेलेशन जो है, नॉर्मल एक्सेलेशन, वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें हमको मेहनत नहीं करना पड़ता है। और जो फोर्स एक्सेलेशन है, जैसे हम कफ करते हैं या एक्सरसाइज करते टाइम जब हांफते रहते हैं तो इंटरकोस्टल जो मसल होता है, रीब के बीच का जो मसल और पेट का मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर को फोर्सफुली लंग से बाहर निकालते हैं। फिर ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट कैसे करते हैं ये बताया गया है। द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग आर कंट्रोल्ड बाय रिस्पिरेटरी सेंसेस लोकेटेड इन द ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगाटा और पोन्स से। ब्रेन में हमारा दो पार्ट होते हैं, उनमें से बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनमें से दो है मेडुला ऑब्लिंगाटा और पोन्स। ये हमारे रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। कितना हम सांस ले रहे हैं, कितना गहरा सांस ले रहे हैं, ये मेडुला ऑब्लिंगाटा और पोन्स कंट्रोल करते हैं। इस जो हमारे मेडुला ऑब्लिंगाटा है और पोन्स है ये सिग्नल रिसीव करते हैं हमारे बॉडी में जितने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है उसके अनुसार कि अब क्या ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाना है या डेप्थ को बढ़ाना है, इसके अनुसार। कीमो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल चेंज को, ऑक्सीजन को और ब्लड के पीएच को। और इसके कारण अगर हाइयर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेट और डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए सिग्नल मिल जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है। इसी को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इसी के कारण बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा स्लो हो जाता है। तो हमारा ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होता है एक बार समराइज कर लेते हैं कि मेडुला ऑब्लिंगाटा और पोन्स जो हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं वो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में कितना है, उसके अनुसार वो रेगुलेट करते हैं। और हमारे बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स नाम का स्पेशलाइज सेल भी होते हैं जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ब्लड के पीएच के लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं
और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ये सिग्नल देते हैं कि रिस्पायरेटरी सेंटर्स को कि रेट को इंक्रीज किया जाए और डेप्थ को इंक्रीज किया जाए, और इस इंक्रीज डेप्थ को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में कम हो जाता है तो रिस्पायरेटरी रेट्स स्लो हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला है होम्योस्टेटिस और ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं? द रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्क्स इन टैंडम विद द सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। होम्योस्टेसिस पीछे बताए थे, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो वो कैसे करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड का है उसके साथ मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में लेवल को रेगुलेट करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और एसिड बेस बैलेंस जो होता है हमारे बॉडी में उसको भी रेगुलेट करते हैं, और जो हमारे बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ब्लड में होते हैं उसके कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं। आगे देखते हैं, रिस्पायरेटरी प्रोसेस को समराइज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इनहेलेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लाते हैं। फिर लंग्स में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है अल्वेलियाई के पास। ऑक्सीजन जो ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलियाई के थ्रू सांस से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स तो तक कैरी बैक हो जाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन जो सेल तक पहुंचता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट एनर्जी के साथ साथ बाहर निकल जाता है। एक्सेलेशन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से एक्सेल करते हैं। और ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं ब्रेन रिस्पायरेटरी सेंसर, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स। और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस इंश्योर करता है कि बॉडी के हर टिश्यू एनफ ऑक्सीजन रिसीव करे ताकि प्रॉपरली फंक्शन कर सके और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा ना जमा हो सके, उसको बाहर निकाला जा सके इफेक्टिवली। अगला है हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हैं तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें एटीपी जनरेट होता है और ये कब कहाँ पे होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में हो जाता है, उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाके एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज पाइरुवेट में ब्रेक करता है और इस समय पे 2 ओटीपी और 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। फिर पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, पाइरुवेट माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाता है और एसिटाइल सीएओ बनता है और CO2 और एनएडीएच रिलीज होता है। फिर कर्व साइकिल है जिसमें साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। इसमें एसिटिक COA ब्रेकडाउन होता है, CO2 NADH FADH2 एंड 2 ATP। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। इसमें क्या होता है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो 32 से 34 ATP फॉर्म करते हैं और पानी बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। फिर है CO2 H2O और 36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे एरोबिक रिस्पायरेशन में जनरेट होते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इफिशियंसी क्या होता है कि 36 टू 38 ATP प्रेजेंट होते हैं और ये हाईली इफिशियंट है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 टू 38 ATP हमारा जनरेट हो जाता है। ATP को एमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं और ये इसी को बॉडी में एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। हमारा सेल ATP को ही यूज करके सेलुलर जो भी फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन इसका है कि C6H12 ये ग्लूकोज का है, ये 6O2 से कंबाइन करके 6CO2 6H2O और 36 टू 38 ATP जनरेट करते हैं। आगे है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ऐसा रिस्पायरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म होता है, जिसके लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इंटायरली ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं एनिमल सेल में। जैसे कोई भी मसल ज़्यादा काम करता है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाते हैं लैक्टिक एसिड और 2 ATP में। इसके दो टाइप हैं, जैसे एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी है, ये ईस्ट या प्लांट्स में होते हैं जिसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड और 2 ATP बनते हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनते हैं। ये हमारे एनिमल में बनता है, ये प्लांट या ईस्ट में बनता है। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रिक्वायर होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के लिए। और 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है जो लेस इफिशियंट है। पीछे हम लोग पढ़े थे 36 टू 38 ATP बनते हैं, पर यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ही ATP बन रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो ये है कि C6H12 साइटोप्लाज्म में यहाँ पे 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP में टूट जाते हैं, और अल्कोहल फर्मेंटेशन में है कि 2 एथेनॉल 2 CO2 और 2 ATP के रूप में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है और पाइरुवेट बनता है, तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के रूप में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पाइरुवेट यहाँ पे भी बनते हैं।
पायरुवेट यहाँ पे भी बढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो दोनों में कॉमन है, तो वो है पायरुवेट, क्योंकि सारा यहाँ पे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। अगर जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसमें ना साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है वो पायरुवेट और 2 ATP बनते हैं, और उसके बाद पायरुवेट है सो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है। पर यहाँ पे तो एनारोबिक रिस्पायरेशन इंटायरली साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म हो जा रहा है, और बस पायरुवेट बनता है और लैक्टिक एसिड बनते हैं और 2 ATP बन जाते हैं। कंपैरिजन है यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन और इसके फीचर्स दिए हुए हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसमें हाँ एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, एनारोबिक में नहीं होता है। लोकेशन कहाँ है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं, पर एनारोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में ही पूरे हो जाते हैं। इसमें स्टेजेस है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर ईटीसी होता है। ईटीसी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है और सीधे फर्मेंटेशन हो जाता है। इन प्रोडक्ट है CO2, H2O और ATP, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, CO2 और ATP बनते हैं। ATP यील्ड है कि 36 से 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, पर यहाँ पे 2 ही बनते हैं। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है 36 to 38, पर यहाँ पे लो होती है, बस 2 ATP ही बनते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट में बनता है, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। फिर जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, पीछे ही पढ़े थे। फिर है कि एनर्जी का जो ब्रेकडाउन है पायरुविक एसिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्रैब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और क्रैब साइकिल जो है ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैंस क्रैब के द्वारा 1937 AD में डिस्कवर किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया है जो भी एनर्जी हमारा ATP के फॉर्म में बनता है उसको स्टोर करता है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अलग अलग रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में कौन कौन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, तो वो है पायरुवेट और इथेनॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड एंड पायरुवेट। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेल ऑर्गेनेल द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट टेक्स प्लेस। तो पायरुवेट कहाँ पे बनता है, वो है साइटोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। तो उसके जो जो भी स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं वो कौन से ट्रू है रिस्पायरेशन के लिए। तो डिफ्यूजन थ्रू देयर सरफेस, डिफ्यूजन गैस एक्सचेंजेस का डिफ्यूजन सरफेस के थ्रू होता है। दूसरा है कि उनके जो सरफेस होते हैं वो फाइन और डेलिकेट होते हैं, जो एक्सचेंज गैसेज जो भी एक्सचेंज होते हैं उसको इनेबल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि दे मे हैव पासेज फॉर फ्लो ऑफ एयर, कि उनमें पैसेज होते हैं जो एयर फ्लो को कराते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि लेस सरफेस एरिया होता है बट हेवी ब्लड फ्लो फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कि ए, बी और सी सही है। डी हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है कि ज़्यादा लेस सरफेस एरिया होता है और हेवी ब्लड फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता है। उनमें डिफ्यूजन होता है उनके सरफेस के थ्रू, उनका सरफेस बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है जिससे गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म हो सके, और पासेज भी प्रेजेंट होते हैं जिससे एयर फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen। दूसरा ऑप्शन है पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तीसरा है द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस। तो ये तो गलत हो गया, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस में। और द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेंट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, कि जो एल्वियोलाई का जो वॉल्स होते हैं वो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल रखते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, बस सी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एरोबिक रिस्पायरेशन। के एरोबिक रिस्पायरेशन के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रिस्पायरेशन इज लोअर देन इन एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये गलत है, ये तो सही नहीं है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ही कम होता है, एरोबिक में तो ज़्यादा होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट ब्रेक डाउन टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। और चौथा ऑप्शन है कि एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर पूछता है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें है कि 1 मॉलिक्यूल जो पायरुवेट होता है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, हाउ मेनी टाइम्स डज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ पर मिनट एट रेस्ट। तो एक अडल्ट ह्यूमन पर मिनट 15 से 18 बार ब्रीथ करता है रेस्ट के टाइम में। अगला है, हाउ मेनी टाइम्स एन एवरेज
डज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट, की 1 मिनट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कितने बार करते हैं? तो 15 से 18 बार 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है एराबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन दैट लंग्स हैव एल्वियोलाई, कि लंग्स में एल्वियोलाई क्यों होता है? तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है वो गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन ब्लड में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग में जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन है कि डायफ्राम फ्लैटन हो जाते हैं, एक रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच जाता है, फिर है कि और कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तीसरा है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा कि एक कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच जाता है जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहते हैं तो एक्सहेल करते टाइम। अगला क्वेश्चन है कि नेम द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन किसके कौन से प्रोसेस से होता है? तो ये है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रैकिया फाउंड, तो ट्रैकिया किसमें होता है? ट्रैकिया कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म हमारा स्किन से सांस लेता है, ह्यूमन लंग्स से सांस लेते हैं और फिश गिल्स से। ये पानी लेते हैं, पानी को गिल्स के थ्रू पास करते हैं और जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो अपने बॉडी में ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सा कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? तो वो है पायरुवेट, जो साइटोप्लाज्म में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल्स प्रोड्यूस, कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज का जब होता है मसल में तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। दूसरा है थ्रू विच ऑर्गन इज एयर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स के शरीर में एयर को किस बॉडी पार्ट्स के थ्रू, किस ऑर्गन्स के थ्रू शरीर के अंदर आता है? तो वो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन है वेयर इन अ ह्यूमन बॉडी कैन एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस, कि एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में कहाँ हो सकता है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, की रिस्पायरेशन के टाइम में कितने ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से? तो 6 ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ग्लूकोज टेक्स प्लेस, की ग्लूकोज का ब्रेक डाउन फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन में होता है। दूसरा ऑप्शन है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, की एसिटिक एसिड माइट्रोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है। तीसरा है कि पायरोबिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, की पायरोबिक एसिड फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है। और लास्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो इसमें से फॉल्स कौन सा हो गया? तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी, की एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं करते हैं और माइट्रोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे पायरोविट ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से कौन बचाते हैं? तो यह है रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो रिंग होते हैं वो एयर पैसेज को प्रिवेंट होने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगला है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, कि जितने भी स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं वो इनहेलेशन के लिए इनहेलेशन के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़ के, तो उनमें से नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? इनहेलेशन के टाइम पे तो रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, कि रिब्स इनवर्ड मूव करते हैं इनहेलेशन के टाइम में और डायफ्राम उठता है। रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राम बिकम फैट, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ये दोनों ही हमको कॉन्ट्राडिक्टिव लग रहे हैं कि जब रिब्स इनवर्ड जाएगा और डायफ्राम रेज्ड होगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो नॉट करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रिब्स इनवर्ड मूव नहीं करता है, रिब्स आउटवर्ड मूव करता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ईच ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड थ्रोन आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, कि जब भी हम एक ब्रीदिंग साइकिल हमारा होता है तो जितना भी हम एयर लेते हैं और थ्रोन आउट करते हैं तो लंग्स कुछ थोड़े से सम अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ा सा एयर हमेशा रखता ही है अपने अंदर, ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन और रिलीज है उसके सफिशिएंट टाइम मिल सके। तो उस अमाउंट ऑफ एयर को क्या कहते हैं जो लंग्स में बच जाता है? तो उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है ब्रीदिंग इज हायर एट हाई एल्टीट्यूड, की ब्रीदिंग जो है हमारा सांस लेने का जो पैटर्न है वो हार्डर हो जाता है हायर एल्टीट्यूड में, कि हम सांस नहीं ले पाते हैं, मुश्किल होता है सी लेवल के तुलना में। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि द एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर इज लेस डेंस, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है हायर एल्टीट्यूड पे, तो हमको सांस लेने में परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया, सीलिया का रोल क्या होता है?
सीलिया का रोल है कि ये म्यूकस जो होते हैं उसको बाहर निकालते हैं लंग से, नोज के थ्रू ये म्यूकस को पुश करते हैं लंग्स। अगला है सम फीचर ऑफ ए रिस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है। रिस्पिरेटरी सरफेस के बारे में कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ ए मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस सरफेस, तो रिस्पिरेटरी सरफेस का तो वही काम है, तो ये तो सही है। इज वेरी थिक, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत थिन और डेलिकेट होता है ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। लार्ज सरफेस